नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में बहस चलती है कि सरकार चला कौन रहा है, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री। अब बहस इस बात को लेकर भी चलने लगी है कि दिल्ली में विपक्ष का नेता कौन है, उपराज्यपाल या कोई और। जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली की समस्या को लेकर लिखा है और दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों की आलोचना की है, उससे लगता है कि उपराज्यपाल अब विपक्ष की भूमिका निभाने जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली सरकार के मंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव की खबरों में आरोप पहले मंत्रियों की तरफ से लगता था, लेकिन अब तो उपराज्यपाल भी अखबार में लिखने लगे हैं और मंत्रियों को कोसने लगे हैं। चूंकि उपराज्यपाल का संबंध बीजेपी से रहा है, निश्चित रूप से गोदी मीडिया उनकी निष्पक्षता या भूमिका पर सवाल नहीं कर पाएगा, संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन का सवाल नहीं करेगा और जिम्मेदारी या जवाबदेही की मांग प्रधानमंत्री से नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया के सिस्टम में राज्यपाल और उपराज्यपाल एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में मान्य हो चुके हैं। राज्य सरकार पर जब भी कोई आरोप लगता है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन होता है, तो राज्यपालों के बयान आने लग जाते हैं या कभी कभी उनके इंटरव्यू भी चलने लग जाते हैं। उपराज्यपाल ने जब लेख लिख दिया तो जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी लिखना पड़ा। उन्होंने उपराज्यपाल को व्यवधान पैदा करने वाला केंद्र सरकार का एजेंट बता दिया है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन बात केवल उपराज्यपाल या राज्यपाल की नहीं है। कोलकाता की घटना को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लेख को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपनी वेबसाइट पर इसे लिखा है, जिसे कई अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। इस वेबसाइट पर उनके भाषणों का संग्रह किया जाता है। राष्ट्रपति के लेख का शीर्षक है विमेन्स सेफ्टी, इनफ इज इनफ। यह लेख कोलकाता की घटना से शुरू होता है, बाकी दूसरी घटनाओं का जिक्र है लेकिन नाम लेकर नहीं। इसके पहले राष्ट्रपति की वेबसाइट पर उन्होंने मार्च के महीने में लिखा था। इसे लेकर सवाल उठने लगा कि मणिपुर के समय तो आप चुप रहीं, महिला पहलवान जब प्रदर्शन कर रही थीं तब आप चुप रहीं, फर्रुखाबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई उस पर आपने कुछ नहीं कहा। क्या विपक्ष की सरकारों को गिराने का खेल अलग तरीके से लौट रहा है? इस बार इस तरह के बयानों से सरकारों को मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित किया जा रहा है, उनकी वैधानिकता कमजोर की जा रही है। एक तरीका था विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा देने का, केंद्रीय जांच एजेंसियों से विधायकों और सांसदों में भयंकर भय पैदा करने का, जेल में डाल देने का। मगर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से इन एजेंसियों के काम करने के तरीकों की सच्चाई सामने आ चुकी है। तो क्या इनकी जगह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है, तनाव पैदा किया जा रहा है? राष्ट्रपति अपनी वेबसाइट पर लेख लिख रही हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं और पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर गवर्नर से मिलने चले जाते हैं और उसके अगले दिन गवर्नर दिल्ली आकर गृहमंत्री से मुलाकात करते हैं। मतलब किसी ना किसी तरह से राज्य सरकार को तनाव में रखना है। इससे पहले राज्यपालों ने गैर बीजेपी सरकारों के विधानसभा से पास किए हुए अनेक कानूनों को मंजूरी देने में कई महीने की देरी की। तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा था, राज्यपालों को उनकी हदें बताई थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में उपराज्यपाल विनय सक्सेना का यह लेख अलग ही लेवल पर है। 28 अगस्त के इस लेख को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली की खराब हालत पर कम से कम बीजेपी के नेता लिखते तो बात समझ में आती, लेकिन जब उपराज्यपाल ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस पद के जरिए केवल दिल्ली को चलाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली के जनमत तैयार करने में उपराज्यपाल को भी सक्रिय किया जा रहा है। उपराज्यपाल लिखते हैं कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 2/3 घरों में पाइप गैस के कनेक्शन नहीं है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाइप गैस के कनेक्शन की जिम्मेदारी, जवाबदेही किस मंत्रालय की आती है? दिल्ली में जब पानी का संकट होता है, उपराज्यपाल लिखते हैं,
तो दिल्ली सरकार हरियाणा को दोष देती है। बारिश के कारण यमुना का पानी छोड़ा जाता है, तब हरियाणा को दोष दिया जाता है। हवा खराब होती है तो पड़ोसी राज्यों को दोष देती है। और अगर कोई भी बहाना नहीं सूझता तो उपराज्यपाल को दोषी ठहरा देती है कि खराब अफसरों की पोस्टिंग की जा रही है। अगर 1 मिनट के लिए इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख से लेखक का नाम हटाकर आप पढ़िए तो यह सीधे सीधे किसी विपक्षी पार्टी के नेता का लेख लगता है, जिसमें चुन चुन कर दिल्ली शहर की हर समस्या के लिए वर्तमान राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह अखबार में लिखकर मोर्चा खोलना संवैधानिक मर्यादाओं के हिसाब से सही है? दूसरा सवाल है, क्या राज्य सरकार तक यह सब कहने के लिए उपराज्यपाल के पास कोई और जरिया मौजूद नहीं? तीसरा सवाल है, इस लेख में उपराज्यपाल किसे संबोधित कर रहे हैं, राज्य सरकार को या दिल्ली की जनता को? चौथा सवाल है कि अगर वे सीधा दिल्ली के लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो क्या यह काम एक राजनेता का नहीं होना चाहिए? जबकि इसी लेख में उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली के विकास के हित में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच के संबंधों को खूबसूरती से परिभाषित किया गया है, मगर यह लोकतांत्रिक ढांचा टूट गया है। यह किसकी वजह से टूटा है? क्या इसमें उपराज्यपाल की कोई भी भूमिका नहीं, केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं? मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनी हुई सरकार को कानून बनाने और अफसरों के तबादले को लेकर अधिकार दिया, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उपराज्यपाल को अफसरों की नियुक्ति और तबादले पर आखिरी अधिकार दे दिए। उपराज्यपाल को यह सब भी तो लिखना चाहिए था कि किसी भी तर्क से एक चुनी हुई सरकार को ही अफसरों के तबादले करने चाहिए थे। हमने 29 जुलाई के शो में वीडियो में इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। एक छोटा सा हिस्सा उस वीडियो का आपको सुनाना चाहता हूं। सर्विसेज के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को अलग से फैसला दिया कि इसके विनियमन की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है। मगर केंद्र सरकार 19 मई 2023 को एक अध्यादेश ले आई और प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय का हक वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। इस अध्यादेश में यह लिखा गया था कि राजधानी में हुई कोई भी घटना या निर्णय सिर्फ इसके निवासियों को ही नहीं, पूरे देश को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य पर इसके चलते हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, छवि, विश्वसनीयता और सम्मान दांव पर लगे होते हैं। देश की राजधानी पूरे देश की है और व्यापक राष्ट्रीय हित इसी में है कि इसके प्रशासन में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की भूमिका हो। तो क्या दिल्ली की जनता ने अपनी सरकार के लिए विधायकों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया था? अगस्त 2023 में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली की सरकार मामूली बातों पर अदालत चली जाती है, मगर यह नहीं बताते कि वे कौन सी मामूली बातें हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को ईडी ने, सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, 5 महीने से लेकर 17 महीने तक के लिए बंद किया। क्या दिल्ली सरकार को अदालत नहीं जाना चाहिए? उसका यह अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल के अधिकारों के सवाल पर क्या कोर्ट चले जाना मामूली बात थी? क्या बाकी राज्य सरकारें कोर्ट नहीं जाती हैं? कोर्ट जाने से लोकतांत्रिक ढांचा क्या टूट जाता है? उपराज्यपाल वीके सक्सेना कहना क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, किससे कह रहे हैं? उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, इसलिए दिल्ली के नागरिक बंधक हो गए। सरकार का काम नहीं हो रहा क्योंकि मंत्री
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं, जबकि आम आदमी को पीड़ा हो रही है। यह तो गजब की दलील है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है, पहली बार पता चला। और ऐसा नहीं करना चाहिए, उपराज्यपाल की बातों से लगता है। उन्हें पता है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हीं केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर क्या क्या कहा है। उपराज्यपाल को इस पर भी अलग से एक लेख लिखना चाहिए कि जांच एजेंसियां इस तरह से मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करेंगी तो दिल्ली के गवर्नेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, दिल्ली की जनता बंधक रह जाएगी। उपराज्यपाल का लेख आने के तुरंत बाद भाजपा दिल्ली सक्रिय हो गई और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा के विजेंद्र गुप्ता ने कह दिया कि दिल्ली भाजपा विधायकों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने के चलते दिल्ली में